नमस्कार दोस्तों। तो आइए आलोका एजुकेशन चैनल पर आप सभी का स्वागत है। देखिए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न आप लोगों के सामने लेकर आया हूँ। इन प्रश्नों को ध्यानपूर्वक देखिए। पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, निम्नलिखित में से कौन उष्णकटिबंधीय घास का मैदान नहीं है? निम्नलिखित में से कौन उष्णकटिबंधीय घास का मैदान नहीं है? तो ध्यान रखिए दोस्तों, लानोस, कंपोज, सवाना, पुस्ताज। पुस्ताज इसमें उष्णकटिबंधीय घास का मैदान ही है, जबकि लानोस, कंपोस्ट और सवाना ये सभी के सब उष्णकटिबंधीय घास के मैदान हैं। सिर्फ पुस्ताज जो हंगरी का मैदान है, ये शीतोष्णकटिबंधीय घास का मैदान है। निम्न में से कौन एक महाद्वीपीय घास का मैदान नहीं है? पेरी, कंपास, डाउन्स, वर्ड। तो निम्न में से कौन एक महाद्वीपीय घास का मैदान है? तो इसमें डाउन्स डाउन्स है, एक महाद्वीपीय घास का मैदान है जो कि ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। कहाँ पे? ऑस्ट्रेलिया का है, ऑस्ट्रेलिया। निम्न में से कौन शीतोष्ण कटिबंधीय घास का मैदान नहीं है? ध्यान रखिए, लानोज, कैंटरबरी, वेल्ड और स्टेपीज। निम्न में से कौन शीतोष्ण कटिबंधीय घास का मैदान नहीं है? तो ध्यान रखिए दोस्तों, लानोज लानोज है शीतोष्ण कटिबंधीय घास का मैदान नहीं है, बल्कि उष्ण कटिबंधीय घास का मैदान है। कैंटरबरी, वेल्ड और स्टेपीज ये सभी के सभी क्या हैं? शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान हैं। नेक्स्ट, ब्राज़ील में उष्णकटिबंधीय घास का मैदान तथा शीतोष्णकटिबंधीय घास का मैदान है। ध्यान रखिए, ब्राज़ील में उष्णकटिबंधीय घास का मैदान तथा शीतोष्णकटिबंधीय घास का मैदान है। तो ब्राज़ील में कंपोज उष्णकटिबंधीय घास का मैदान है, जबकि पंपास शीतोष्णकटिबंधीय घास का मैदान है। पृथ्वी का सबसे अधिक शुष्क क्षेत्र आटाकामा मरुस्थल किस देश में स्थित है? आटाकामा है, कौन सा? आटा कामा मरुस्थल जो है किस देश में स्थित है? तो ध्यान रखिए दोस्तों, ये चिली में स्थित है। कहाँ पे? चिली में स्थित है। दस्त ए कबीर मरुस्थल ईरान के किस क्षेत्र पर स्थित है? तो दस्त ए कबीर मरुस्थल ईरान के दक्षिणी क्षेत्र पर स्थित है। ईरान के दक्षिणी क्षेत्र पे कौन सा मरुस्थल स्थित है? तो दस्त ए कबीर मरुस्थल कहाँ स्थित है? तो ईरान के दक्षिणी क्षेत्र में स्थित है। किस मरुस्थल को लीबिया तथा नूबियन मरुस्थल के नाम से जाना जाता है? तो ध्यान रखिए दोस्तों, सहारा जो उत्तरी अफ्रीका में स्थित है, इसे लीबिया तथा नूबियन मरुस्थल के नाम से भी जाना जाता है। यानी सहारा मरुस्थल जो कि उत्तरी अफ्रीका में स्थित है, इसे लीबिया तथा नूबियन मरुस्थल के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट, विक्टोरिया झील विक्टोरिया झील किन दो देशों के मध्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा निर्धारित करती है? तो ध्यान रखिए दोस्तों, तंजानिया और युगांडा के मध्य। प्रश्न ये भी उठता है कि तंजानिया और युगांडा के मध्य जो है कौन सी झील दो देशों के मध्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा निर्धारित करती है? तो विक्टोरिया झील तंजानिया और युगांडा के मध्य जो है अंतर्राष्ट्रीय सीमा का निर्धारण करती है। स्पीति घाटी भारत के किस प्रांत में स्थित है? तो ध्यान रखिए दोस्तों, भारत के हिमाचल प्रदेश में स्पीति घाटी स्थित है। 17वीं समांतर रेखा किन दो देशों के मध्य सीमा रेखा बनाती है? तो 17वीं समांतर रेखा दोस्तों जो है उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम के मध्य जो है समांतर रेखा बनाती है। उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम के मध्य कौन सी रेखा समांतर रेखा बनाती है? तो 17वीं समांतर रेखा। भुवनेश्वर तब पुरी मंदिर का निर्माण किस शैली में हुआ? तो ध्यान रखिए दोस्तों, उड़ीसा के भुवनेश्वर और पुरी मंदिर का निर्माण जो है नागर शैली में हुआ था। किस शैली में? नागर शैली में हुआ। नेक्स्ट, द्रविड़ शैली के मंदिर में गोपुरम का तात्पर्य क्या है? प्रश्न है, द्रविड़ शैली के मंदिर में गोपुरम का तात्पर्य क्या है? तो गोपुरम का तात्पर्य होता है दोस्तों तोरण के ऊपर बने अलंकृत एवं बहुमंजिला भवन से। क्या होता है? तोरण के ऊपर बने अलंकृत एवं बहुमंजिला भवन से।
उड़ीसा के भुवनेश्वर में स्थित कौन सा मंदिर वहाँ के नष्ट हुए मंदिरों में सर्वाधिक बड़ा और सबसे ऊंचा मंदिर है? तो ध्यान रखिए दोस्तों, लिंगराज मंदिर उड़ीसा के भुवनेश्वर में स्थित है, जो कि नष्ट हुए मंदिरों में सर्वाधिक बड़ा और सबसे ऊंचा मंदिर है। चट्टानों को काटकर महाबलीपुरम का मंदिर किन शासकों द्वारा बनाया गया था? तो चट्टानों को काटकर महाबलीपुरम मंदिर का निर्माण पल्लव वंशी शासकों के द्वारा कराया गया था। प्राचीन नगर तक्षशिला किन दो नदियों के मध्य स्थित है? तो प्राचीन नगर तक्षशिला दोस्तों जो है सिंधु तथा झेलम नदियों के मध्य स्थित है। नेक्स्ट, ऐतिहासिक दिगंबर जैन तीर्थ स्थल सोनगिरी कहाँ पर स्थित है? तो दोस्तों ये मध्य प्रदेश में स्थित है। प्रश्न भी पूछा जा सकता है, ऐसे पूछता है कि मध्य प्रदेश में ऐतिहासिक दिगंबर किस स्थल पर स्थित है? तो सोनगिरी में स्थित है। सोनगिरी मध्य प्रदेश के सोनगिरी में कौन सा जैन तीर्थ स्थल स्थित है? तो दिगंबर जैन तीर्थ स्थल जो है स्थित है। प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ अवस्थित है? तो ध्यान रखिए दोस्तों, ये प्रश्न कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ अवस्थित है? तो हम्पी कर्नाटक में। कहाँ? हम्पी कर्नाटक में स्थित है। आदि शंकराचार्य ने किन मठों का निर्माण कराया था? तो ध्यान रखिए, ज्योति मठ उत्तराखंड में। आदि शंकराचार्य ने ज्योति मठ उत्तराखंड में इसका निर्माण कराया था। शारदा मठ द्वारका में जो गुजरात में है। गोवर्धन मठ पुरी जो कि उड़ीसा में है। वेदांत मठ श्रृंगेरी जो कि कर्नाटक में स्थित है। इन चारों मठों का निर्माण जो है आदि शंकराचार्य के द्वारा कराया गया था। नेक्स्ट, भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में पंचायतन शब्द किसे निर्दिष्ट करता है? तो ध्यान रखिए दोस्तों, पंचायतन शैली का निर्माण जो है चंदेल वंशी शासकों ने कराया था। तो मंदिर रचना शैली का ये क्या है? मंदिर रचना शैली का भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में पंचायतन शब्द किससे निर्दिष्ट करता है, किससे संबंधित है? तो मंदिर रचना शैली से संबंधित है। गंगे कोंडचुलपुरम के मंदिर का निर्माण किस शासक ने करवाया था? तो राजेंद्र ने कराया था। गंगे कोंडचुलपुरम पॉइंट्स में नहीं है दोस्तों। गंगे कोंडचुलपुरम मंदिर का निर्माण चोल वंशी शासक राजेंद्र ने करवाया था। राजराज चोल द्वारा निर्मित बृहदेश्वर मंदिर किस शैली का उदाहरण है? तो द्रविड़ शैली का उदाहरण है। राजराज चोल द्वारा निर्मित बृहदेश्वर मंदिर किस शैली का उदाहरण है? तो द्रविड़ शैली का उदाहरण है। बोरोबदुर का प्रख्यात स्तूप कहाँ पर स्थित है? तो ध्यान रखिए दोस्तों, बोरोबदुर का विख्यात या प्रख्यात स्तूप जो है इंडोनेशिया के जावा द्वीप पर स्थित है। प्रश्न यह भी उठता है कि इंडोनेशिया के जावा द्वीप पर कौन सी प्रख्यात स्तूप स्थित है? तो बोरोबदुर का प्रख्यात स्तूप स्थित है। नेक्स्ट, शैलकृत मंदिर स्थापत्य का आश्चर्य किसे माना जाता है? तो ध्यान रखिए, तो ये शैल है कैलाश मंदिर एलोरा को, यानी शैलकृत मंदिर स्थापत्य का आश्चर्य कैलाश मंदिर एलोरा को माना जाता है। कैलाश मंदिर एलोरा का निर्माण किन वंश के शासकों द्वारा कराया गया था? तो राष्ट्रकूट वंश के शासकों द्वारा कराया गया था। एलोरा गुफाओं का निर्माण किन शासकों द्वारा कराया गया था? राष्ट्रकूट वंश के शासकों द्वारा कराया गया था। अंकुरवाट का विष्णु मंदिर कहाँ पर स्थित है? ध्यान रखिए दोस्तों, अंकुरवाट का विष्णु मंदिर जो है कंबोडिया में स्थित है और इसका निर्माण उस समय सूर्यवर्मन द्वितीय ने कराया था और आज वर्तमान में इसे 8वां आश्चर्य में शामिल किया गया। यानी कंबोडिया का अंकुरवाट जो विष्णु मंदिर है उसे सूर्यवर्मन ने बनाया था, लेकिन वर्तमान में इसे 8वां आश्चर्य में शामिल किया गया। काला पैगोडा का निर्माण, एक प्रश्न और भी ध्यान रखिए, अंकुरवाट विष्णु का मंदिर जो कि कंबोडिया में स्थित है, उसी तरह एक विशाल हिंदू मंदिर का निर्माण जो है यूएसए में भी वर्तमान में कराया गया है। कहाँ पे?
USA, संयुक्त राज्य अमेरिका में एक विशाल भव्य मंदिर का निर्माण जो है अभी हाल ही में कराया गया है। काला पेगोडा का निर्माण किस शासक ने करवाया था? तो काला पेगोडा का निर्माण दोस्तों जो है नरसिंह देव वर्मा ने कराया था। किसने कराया था? नरसिंह देव वर्मा ने कराया था। नेक्स्ट, मोढेरा का सूर्य मंदिर किस राज्य में स्थित है? मोढेरा का सूर्य मंदिर जो है गुजरात राज्य में स्थित है। मार्तंड सूर्य मंदिर कहाँ पे स्थित है? तो दोस्तों ध्यान रखिए, जम्मू कश्मीर में। कहाँ पे? जम्मू कश्मीर में। मार्तंड का सूर्य मंदिर कहाँ पे स्थित है? जम्मू कश्मीर में स्थित है। ये भी बात ध्यान रखिएगा। माउंट आबू पर स्थित जैन धर्म का प्रसिद्ध दिलवाड़ा मंदिर राजस्थान के किस जिले में स्थित है? तो माउंट आबू पर स्थित जैन धर्म का प्रसिद्ध दिलवाड़ा मंदिर जो है राजस्थान के सिरोही जिले में स्थित है। कहाँ पे? सिरोही जिले में स्थित है। विश्व की किस बैंक को केंद्रीय बैंकों की मां की संज्ञा दी जाती है? तो बैंक ऑफ इंग्लैंड को। किसको? बैंक ऑफ इंग्लैंड को दी जाती है। विश्व किस बैंक को केंद्रीय बैंक की मां की संज्ञा दी जाती है? तो बैंक ऑफ इंग्लैंड को विश्व के केंद्रीय बैंक की मां की दर्जा दी जाती है। भारत में मुद्रा संबंधी नोटों की निगमन प्रणाली किस पर आधारित है? तो ध्यान रखिए दोस्तों, भारत में मुद्रा संबंधी नोटों का निगमन प्रणाली जो है न्यूनतम आरक्षित प्रणाली पर, यानी न्यूनतम आरक्षित पद्धति के अंतर्गत एक वित्तीय वर्ष में नए नोट निगमित करने की प्रक्रिया में भारतीय रिजर्व बैंक 200 करोड़, कितने का? 200 करोड़ रुपए एक संरक्षित कोष रखेगी, जिसमें 115 करोड़ रुपए का सोना तथा 50 करोड़ रुपए की अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा होगी। भारतीय रिजर्व बैंक के लेखा वर्ष की अवधि क्या है? तो भारतीय रिजर्व बैंक RBI का लेखा वर्ष जो है 1 जुलाई से 30 जून तक है। नेक्स्ट, भारत में प्रथम महिला बैंक की स्थापना कब और कहाँ की गई थी? तो ध्यान रखिए दोस्तों, भारत में प्रथम महिला बैंक की स्थापना 19 नवंबर 2013 को मुंबई में की गई थी। भारत के किस बैंक ने चीन में, कहाँ पे? चीन में सबसे पहले अपनी शाखा स्थापित की थी? तो भारतीय स्टेट बैंक ने। प्रश्न भी उठता है कि भारतीय स्टेट बैंक ने सबसे पहले अपनी शाखा कहाँ स्थापित की थी? तो चीन में। निजी भारतीय बैंकों में से किसने चीन में सर्वप्रथम अपनी शाखा स्थापित की है? तो एक्सिस बैंक ने। एक्सिस बैंक निजी बैंक है जिसने चीन में सर्वप्रथम अपनी शाखा की स्थापना की थी। नेक्स्ट, वर्ष 1995-96 में स्थापित ग्रामीण अवस्थापना विकास कोष, ये कोर्स नहीं है दोस्तों, ध्यान रखिए, कोष है। क्या है? कोष है। लेखा जोखा कौन रखता है? तो राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास। वर्ष 1995-96 में स्थापित ग्रामीण अवस्थापना विकास कोष का लेखा जोखा कौन रखता है? तो राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास। राजनीतिक दल को राष्ट्रीय क्षेत्रीय दल की मान्यता, यानी राष्ट्रीय और क्षेत्रीय दल की मान्यता देने का अधिकार किसके पास होता है? तो दोस्तों राष्ट्रीय एवं क्षेत्रीय दल की मान्यता देने का अधिकार जो है चुनाव आयोग के पास होता है। भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त की पदावधि क्या है? तो भारत के मुख्य निर्वाचन आयोग की पदावधि दोस्तों ध्यान रखिए 6 वर्ष होता है या 65 वर्ष की आयु, जो भी इसमें पहले पूरी हो। नेक्स्ट, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत लोकसभा अथवा विधानसभाओं के चुनाव वयस्क मताधिकार के आधार पर संपन्न होंगे? संविधान के किस अनुच्छेद के तहत लोकसभा अथवा विधानसभाओं के चुनाव वयस्क मताधिकार के आधार पर संपन्न होंगे? ये बात जो है अनुच्छेद 326 में उल्लेख की गई है। संविधान के किस संशोधन के द्वारा मतदान की न्यूनतम आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी? तो ध्यान रखिए दोस्तों, 61वें संविधान संशोधन 1989 1989 में मतदान की न्यूनतम आयु 21 वर्ष थी, जिसे घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। कितनी कर दी गई? 18 वर्ष कर दी गई 61वें संविधान संशोधन 1989 के तहत। मुख्य चुनाव आयुक्त को किस प्रकार उसके पद से हटाया जा सकता है? तो ध्यान रखिए दोस्तों, मुख्य चुनाव आयुक्त को
उसके पद से हटाने के लिए संसद के दोनों सदनों के सदस्यों द्वारा 2/3 बहुमत यानी 2/3 बहुमत से प्रमाणित कदाचार के आधार पर ही मुख्य चुनाव आयुक्त को उसके पद से हटाया जा सकता है। नेक्स्ट, दिनेश गोस्वामी समिति का संबंध किससे है? तो लोकसभा चुनाव के सरकारी वित्त प्रणाली से दिनेश गोस्वामी समिति का संबंध है। निर्वाचन आयोग को किस वर्ष 3 सदस्यीय आयोग बनाया गया? तो ध्यान रखिए दोस्तों, निर्वाचन आयोग को 1989 और 1993 यानी 1989 एवं 1993 में निर्वाचन आयोग को 3 सदस्यीय आयोग बनाया गया है। जलते हुए विद्युत बल्ब के तंतु का तापमान कितना होता है? तो जलते हुए विद्युत बल्ब के तंतु का तापमान दोस्तों जो है 2000 डिग्री सेल्सियस से 2500 डिग्री सेल्सियस के बराबर होता है, यानी 2000 डिग्री सेल्सियस से 2500 डिग्री सेल्सियस तक होता है। स्टोरेज बैटरी को चार्ज करने हेतु किस धारा की आवश्यकता होती है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। ध्यान रखिए, स्टोरेज बैटरी को चार्ज करने हेतु किस धारा की आवश्यकता होती है? दिष्ट धारा यानी डायरेक्ट करंट की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट, प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में परिवर्तित करने वाले यंत्र को क्या कहते हैं? तो रेक्टिफायर। रेक्टिफायर द्वारा जब प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में परिवर्तित किया जाता है। विद्युत बल्ब के भीतर कौन सी गैस भरी जाती है? विद्युत बल्ब के भीतर दोस्तों ये आर्गन गैस भरी जाती है। ध्यान रखिए, विद्युत धारा में समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, आकर्षित नहीं बल्कि प्रतिकर्षित करते हैं, जबकि विपरीत आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। ध्यान रखिएगा, विद्युत धारा में समान आवेश एक दूसरे को क्या करते हैं? प्रतिकर्षित करते हैं, जबकि विपरीत आवेश क्या करते हैं? एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। ऐसा ताप, ये ताप है दोस्तों, जो लौह चुंबकीय प्रकृति एवं अनुचुंबकीय प्रकृति के मध्य प्रदर्शित होता है, क्या कहलाता है? क्यूरी ताप कहलाता है। क्या कहलाता है? क्यूरी ताप कहलाता है। नेक्स्ट, फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम का प्रयोग किसकी दिशा ज्ञात करने के लिए किया जाता है? तो ध्यान रखिए, फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम का प्रयोग जो है प्रेरित धारा की दिशा ज्ञात करने के लिए किया जाता है। विद्युत परिपथ में फ्यूज का प्रयोग क्यों किया जाता है? तो विद्युत परिपथ में दोस्तों जो है जब परिपथ से अत्यधिक धारा प्राप्त हो तो फ्यूज तार क्या हो जाता है? गल जाता और परिपथ क्या हो? टूट जाए। विद्युत परिपथ में फ्यूज का प्रयोग क्यों किया जाता है? जब परिपथ से अत्यधिक धारा का प्रवाह हो तो फ्यूज तार क्या हो? गल जाए और परिपथ उसका टूट जाए। प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे जिनकी विरुद्ध लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था? तो ध्यान रखिए दोस्तों, भारतीय संविधान में प्रथम लोकसभा अध्यक्ष जीवी मावलंकर थे, जिनके विरुद्ध जो है लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था। आर्थिक सर्वेक्षण प्रतिवर्ष संसद में कब प्रस्तुत किया जाता है? आगामी वर्ष के बजट के प्रस्तुतिकरण से पूर्व। आगामी वर्ष आने वाले वर्ष के बजट के प्रस्तुति से पहले जो है आर्थिक सर्वेक्षण प्रतिवर्ष संसद में प्रस्तुत किया जाता है। नेक्स्ट, लोकसभा का कार्यकाल आपातकाल की घोषणा के दौरान एक बार में कितने समय तक के लिए बढ़ाया जा सकता है? तो ध्यान रखिए दोस्तों, जब भी आपातकाल की स्थिति होती है तो लोकसभा का कार्यकाल में 1 वर्ष तक के लिए उसके समय को बढ़ाया जा सकता है। लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो ध्यान रखिए दोस्तों, मीरा कुमार 4 जून 2009 से 4 जून 2014 तक थी। ये लोकसभा की प्रथम महिला स्पीकर थी। प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है तथा उनका कर्तव्य क्या है? तो ध्यान रखिए, प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। लेकिन इनका कर्तव्य क्या है? नवनिर्वाचित लोकसभा सदस्यों को शपथ दिलाना। जो नया चुनाव होता है तो नए चुनाव में जो संसद प्रतिनिधि चुनकर जाते हैं उन प्रतिनिधियों को क्या करता है? सदस्यों को शपथ दिलाने का कार्य होता है। नेक्स्ट, संविधान में आंग्ल भारतीय समुदाय से संबंधित व्यवस्था को किस संविधान संशोधन द्वारा समाप्त कर दिया गया? तो ध्यान रखिए दोस्तों, 104वें संविधान संशोधन के द्वारा 219 में यह व्यवस्था रद्द कर दी गई, समाप्त कर दिया गया। 104वें संविधान संशोधन 2019 के तहत जो है जो आंग्ल भारतीय समुदाय में लोकसभा में नामित किए जाते थे उन इस व्यवस्था को
रद्द कर दिया गया, यानी समाप्त कर दिया गया। लोकसभा के सदस्यों की संख्या 525 से बढ़कर 545 किस संविधान संशोधन द्वारा कर दी गई? तो 31वें संविधान संशोधन के द्वारा जो है लोकसभा के सदस्यों की संख्या जो कि 525 थी उससे बढ़ाकर 545 कर दी गई। नेक्स्ट, संविधान का अनुच्छेद 82 के अनुसार लोकसभा की सीटों का राज्यों के मध्य आवंटन किस वर्ष की जनगणना के आधार पर किया गया है? तो ध्यान रखिए दोस्तों, संविधान के अनुच्छेद 82 के तहत लोकसभा की सीटों का राज्यों के मध्य, किसके राज्यों के मध्य आवंटन किस वर्ष की जनगणना के आधार पर की गई? तो वर्ष 1971 की जनगणना के आधार पर की गई। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत महान्यायवादी राष्ट्रपति की ओर से उच्चतम न्यायालय में भारत सरकार का प्रतिनिधित्व करता है? तो संविधान का अनुच्छेद 143 में प्रथम नाम महान्यायवादी जो कौन थे? MC शीतल वार्ड थे। यानी संविधान का अनुच्छेद 143 143 के तहत जो है राष्ट्रपति की ओर से उच्चतम न्यायालय में भारत सरकार का प्रतिनिधित्व करता है। महान्यायवादी का पद अनुच्छेद 76 के अंतर्गत एक संवैधानिक पद है, जबकि महाधिवक्ता का पद संवैधानिक न होकर मात्र क्या है? वैधानिक है। ये बात ध्यान रखिए दोस्तों, महान्यायवादी का पद जो है संविधान के अनुच्छेद 76 के अंतर्गत एक संवैधानिक है, पर जबकि महाधिवक्ता का पद जो कि राज्य में होता है संवैधानिक न होकर के मात्र क्या है? वैधानिक है। नेक्स्ट, भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक किसका मार्गदर्शन करता है? तो ध्यान रखिए दोस्तों, भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक जो है लोक लेखा समिति का मार्गदर्शन करता है। संविधान के किस अनुच्छेद में संसद के सचिवालय की व्यवस्था की गई है? तो संविधान के अनुच्छेद 98 में 98 में संसद के सचिवालय की व्यवस्था की गई है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को अंतर्राष्ट्रीय समझौता को लागू करने के लिए विधि निर्माण करने की शक्ति प्रदान करता है? भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद, यानी अनुच्छेद 253 संसद को अंतर्राष्ट्रीय समझौता, कौन सा? 253 जो है संसद को अंतर्राष्ट्रीय समझौता को लागू करने के लिए विधि निर्माण करने की शक्ति प्रदान करता है। नेक्स्ट, उच्चतम न्यायालय ने संविधान के मूल ढांचे का सिद्धांत किस वाद में प्रतिपादित किया था? तो केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 में उच्चतम न्यायालय ने मूल ढांचे का सिद्धांत के वाद में प्रतिपादित किया था। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य के वाद में प्रतिपादित किया था। भारत के प्रथम दलित मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो ध्यान रखिए दोस्तों, भारत में प्रथम दलित मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति KG बालकृष्णन थे। न्यायमूर्ति KG बालकृष्णन भारत के प्रथम दलित मुख्य न्यायाधीश थे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। संविधान का कौन सा अनुच्छेद उच्चतम न्यायालय को उसके द्वारा दिए गए निर्णय अथवा आदेश के पुनरावलोकन हेतु अधिकृत किया करता है? अनुच्छेद 137। अनुच्छेद 137 अनुच्छेद का संविधान का अनुच्छेद 137 उच्चतम न्यायालय को उसके द्वारा दिए गए निर्णय, जो उच्चतम वाला न्यायालय द्वारा दिया गया निर्णय होता है अथवा आदेश के पुनर्विलोकन हेतु अधिकृत करता है। कौन सा अनुच्छेद? अनुच्छेद 137। नेक्स्ट, भारतीय संविधान में राज्यपाल को मनोनीत किए जाने की पद्धति में किस देश का अनुसरण किया गया? ध्यान रखिए दोस्तों, भारतीय संविधान में राज्यपाल को मनोनीत राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है, तो ये कनाडा के संविधान से लिया गया है। कहाँ के? कनाडा के संविधान से यह व्यवस्था भारतीय संविधान में लिया गया। किसके, कौन सी व्यवस्था? राज्यपाल को मनोनीत किए जाने की पद्धति। राज्यपाल किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति के विचार के लिए किसी विधेयक को आरक्षित रख सकता है? कह रहा है कि राज्यपाल किस अनुच्छेद के अंतर्गत, राज्यपाल अनुच्छेद 201 के अंतर्गत राष्ट्रपति के विचार के लिए किसी विधेयक को आरक्षित रख सकता है? अनुच्छेद वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये धारा के 201 के तहत जो है राज्यपाल क्या करता है? राष्ट्रपति के विचार के लिए किसी विधेयक को आरक्षित रख सकता है। राज्यपाल किससे सलाह लेकर जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति, हस्तांतरण और प्रोन्नति कर सकता है? यानी राज्यपाल किसके सलाह पर न्यायाधीशों की नियुक्ति, जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति और उसका हस्तांतरण और प्रोन्नति कर सकता है? तो ध्यान रखिए, ये उच्च न्यायालय के न्यायाधीश से सलाह लेकर। नेक्स्ट, किस संविधान संशोधन के तहत एक राज्यपाल को 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है? तो ध्यान रखिए दोस्तों, 7वें
संविधान संशोधन अधिनियम 1956। किस संविधान संशोधन के तहत, यानी 7वें संविधान संशोधन अधिनियम 1956 के तहत राज्यपाल जो है, राज्यपाल को 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है। राज्य विधानसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के लिए, आंग्ल है दोस्तों, धारा के आंग्ल भारतीय समुदाय के लिए प्रतिनिधित्व का प्रावधान भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा किया गया है? तो अनुच्छेद 333 के द्वारा किया गया, जो कि 104वें संविधान संशोधन 2019 के तहत इसे समाप्त कर दिया गया। किस अनुच्छेद के तहत राज्यपाल को क्षमादान तथा कुछ मामलों में दंड देने के निलंबन, परिहार या लघुकरण की शक्ति प्राप्त है? तो अनुच्छेद 161 में, अनुच्छेद 161 में राज्यपाल को क्षमादान तथा दंड दिए गए मामलों को निलंबन या परिहार या लघुकरण करने की शक्ति प्राप्त है। कुछ त्रुटियां इसमें हो गई तो लिखना। नेक्स्ट, कैंसर के उपचार में तथा ट्यूमर को नष्ट करने में किसका उपयोग किया जाता है? तो ध्यान रखिए दोस्तों, कैंसर के उपचार में तथा ट्यूमर को नष्ट करने में कोबाल्ट 60 और ट्यूमर को नष्ट करने में CJM 137 का प्रयोग किया जाता है। अस्थिर रोगों के उपचार में तथा प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के अध्ययन में किसका प्रयोग किया जाता है? तो फास्फोरस 32 का। तेल के कुआं के अध्ययन एवं पाइप लाइनों में रिसाव का पता लगाने में किसका प्रयोग किया जाता है? तो सोडियम का प्रयोग किया जाता है। किसका? सोडियम 24 का। सोडियम 24 का प्रयोग किया जाता है। किसका? सोडियम 24 का प्रयोग किया जाता है। यानी सोडियम 24 से किस चीज़ का पता लगाया जाता है? तो तेल के कुओं के अध्ययन एवं पाइपलाइनों में रिसाव का पता लगाया जाता है। तो दोस्तों, जहाँ तक मुझे आशा है, उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। यदि यह वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे सब्सक्राइब और लाइक अवश्य करें तथा अपने सगे समझे दोस्तों को शेयर करना न भूलें। थैंक यू दोस्त, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।